गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मिचोंग तूफान पर बड़ा अपडेट क्या है इस वक्त का, वो आप जान लीजिए। उत्तर पश्चिम की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है तूफान, कहा जा रहा है। मिचोंग तूफान की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज दोपहर से पहले आंध्र के तट से ये तूफान टकराएगा और टकराने के बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट है मिचोंग तूफान को लेकर। इस वक्त तेजी के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है मिचोंग तूफान। ये कहा जा रहा है मिचोंग तूफान की रफ्तार इस वक्त 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है और आज दोपहर तक ये कहा जा रहा है, फिर दोपहर से पहले हो सकता है आंध्र के तट से ये मिचोंग तूफान टकराएगा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से हो सकता है हवाएं चले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सत्ता के सेमीफाइनल का फैसला हो चुका है और अब बात है फाइनल की। अब बारी है फाइनल की। बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 2024 में 400 के पार की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। 40 साल बाद नया इतिहास लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। बीजेपी को यकीन है कि पीएम मोदी का 4 पॉइंट फॉर्मूला फिर सुपरहिट साबित होगा। संसद में नई हिस्ट्री बनेगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए विपक्ष में दरार दिखने लगी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में आर पार के बीच क्या 2024 में मोदी 400 के पार पहुंच पाएंगे? इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट। देखिए 24 में हम 400 सीट से जीतेंगे। 2024 में हम 400 सीट जीतने वाले हैं। मोदी मतलब जीत की गारंटी। भारतवासी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 400 सीट पार करके जिताएगा। तो 2024 में 400 सीटें उनसे ज्यादा भी मिल जाए तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जबरदस्त जंग में प्रचंड जीत के बाद का ये आत्मविश्वास है जो अति पर है। सत्ता के सेमीफाइनल में उठी समर्थन की लहर के बाद ये असर है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट। हिंदी पट्टी में दिखे नए मोदी मैजिक के बाद ये यकीन है, लेकिन सवाल है 2023 में महाविजय के बाद 24 में मोदीमय होने की क्या गारंटी है? 10 साल तक सत्तासीन होने के बावजूद 400 प्लस सीटें कैसे जीतेंगे मोदी? बीजेपी का कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिसे विरोधी नहीं समझते? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मोदी को हराने के लिए समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है। उत्तर से दक्षिण तक सारे सूबों में सियासत करने वाली तमाम मोदी विरोधी पार्टियां एकजुटता की बात कर रही हैं। इसके बावजूद सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि चुनाव को युद्ध की तरह लड़ने वाले हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत के सबसे बड़े योद्धा भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। वोटर्स पर जादू करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को ये यकीन इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त 18 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है। 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी केंद्र से राज्य तक 35 चुनाव जिता चुके हैं। 7 राज्यों में तो पहली बार मोदी मैजिक की वजह से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। दक्षिण के दुर्ग में विस्तार जबरदस्त हुआ है। इस वक्त हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा मानचित्र भगवामय सा हो चुका है। 52% आबादी पर बीजेपी राज करती है। हालांकि कई बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को
2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का विश्वास है। मोदी अब की बार 400 पार। 24 में तो एकदम आएंगे ही तो आएंगे। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार क्लियर हो चुका है बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो मैजिक दिखने का भरोसा है। संसद में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। देश में अब तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुआ है जिसने कि लगातार 3 बार जीत हासिल की है। सत्ता की अट्टालिका पर बैठने वाले वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 बार जीत दर्ज नहीं कर सका है। पिछले 76 सालों के इतिहास में सिर्फ एक बार किसी पार्टी को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 1984 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उठी लहर में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब उसी नेहरू गांधी खानदान के विरोध को सियासत की सीढ़ी बनाकर पार्टी का विस्तार करने वाले नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने का संकल्प ले रहे हैं। तो आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि बीजेपी ऐसा कैसे कर पाएगी। नरेंद्र मोदी के पास वो कौन सा मैजिक है जो उन्हें 2024 में महाविजय दिलाने वाली है। हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को क्यों इतना यकीन है, क्यों इतना भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2018 में एक ही सीट था, आज बहुत नंबर 8 सीट बढ़ गया। ये दक्षिण के दुर्ग में बीजेपी के विस्तार के बाद का जश्न है। तेलंगाना में नए सियासी अध्याय के लिखे जाने के बाद का उत्सव है। और जब दक्षिण के राज्य में बीजेपी 1 से 8 तक पहुंची है, उत्तर में हैट्रिक लगी है, तो बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री से लेकर नेता और कार्यकर्ता तक सब एक साथ एक सुर में 400 के पार की आवाज लगा रहे हैं। ये तो छोटे छोटे पैकेज है, बड़ा पैकेज तो 2024 में आने वाला 2024 400 पार के नारे लग रहे हैं। इस आस और विश्वास के सबसे बड़े फैक्टर हैं खुद नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का पब्लिक कनेक्ट, पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट, पीएम मोदी की डिलीवरी और पीएम मोदी की चुनावी स्ट्रेटजी। ये वो 4 हथियार हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की रणनीति पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं जिसके सामने कोई नहीं टिकता। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हिंदुस्तान के प्रधान का वो परवाह भरा अंदाज है जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का पब्लिक कनेक्ट इतना बेहतरीन है जो उनकी जीत की सीढ़ी का एक पायदान बन जाता है। लोगों के दिलों में उतरने के लिए पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को रास्ता बनाया और वो लोकप्रियता के शिखर पर। मोदी नियमित रूप से समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लोगों से मिलते हैं। 73 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी देश भर में निजी रूप से प्रचार करते हैं। जिस तरह से टीम इंडिया की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर क्रिकेटर से मिलते हैं, तुम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। जिस तरह 17 दिनों तक पहाड़ों में कैद होने के बाद बाहर निकलने वाले मजदूरों से बात करते हैं। मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है। जिस तरह किसी रैली में खड़े होकर खुद को लोगों से कनेक्ट करते हैं वो अद्भुत है। जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की अपनी अदा है। उनके शब्द शब्द में आत्मविश्वास परिलक्षित होता है। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी जब 9 सालों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद गारंटी की बात कर रहे हैं तो अंदाज कुछ यूं है।
ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी का। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 9 सालों में उन्होंने खुद को साबित किया है। 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन मिल रहा है। मोदी राज में 100% गांवों में बिजली पहुंचाई गई। आजकल लगभग 100% गांवों में LPG कनेक्शन। देश 100% खुले में शौच मुक्त है। हर साल गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने कमोबेश हर उस तबके को कुछ न कुछ दिया जिससे देश तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है। हैं कि वो कौन सी गारंटी है जिनसे जीते हैं मोदी। यहां पर आप समझिए उन गारंटियों की बात जो बीजेपी करती रही। देखिए युवाओं के लिए क्या किया, विकास का सपना, युवाओं का हित। यहां युवाओं का जिक्र हर प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और एक गारंटी के तौर पर लोगों के बीच रखा। महिलाओं के लिए, महिलाओं का जिक्र कल भी उन्होंने जीत के बाद किया था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी सुरक्षा, सम्मान, गरिमा और आदिवासियों के लिए बात रखने का उन्हें मौका। समाज के लिए नीतियां गारंटी के तौर पर देखा गया। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर उन्हें सशक्त करने का सिर्फ वादा नहीं, उन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें किस तरीके से सशक्त किया गया। इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए देश के लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात हर जगह से, जातिवाद नहीं, मजबूत अर्थव्यवस्था। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि देश के लिए इन 4 पॉइंट्स को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच गए हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए ये है मोदी की गारंटी। सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आकार दे रहे नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीति भी जबरदस्त होती है। नरेंद्र मोदी ने साल 1987 में अपनी रणनीति से सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद के निकाय चुनाव में जीत दिलवाई। उसके बाद 1990 में उन्होंने गुजरात में जीत दिलवाई। साल 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी बतौर संगठन महासचिव नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त काम किया। फिर जब खुद मुख्यमंत्री बने और अपनी सरकार बनाई, उसके बाद एक सभी चुनाव जीतते चले गए। गुजरात से लेकर साल 2014 के आम चुनाव और उसके बाद भी पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी काम करती रही और उसके बाद बीजेपी अपनी ऊंचाई तय करती रही। जब मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी से सत्ता दूर दिख रही थी, जब राजस्थान में जोरदार टक्कर की बात कही जा रही थी, तब तेलंगाना में बीजेपी एक सीट पर सिमटी हुई थी। तब सटीक रणनीति की बदौलत ही बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। किसी भी चुनाव में बीजेपी 5 स्तर पर टीम तैयार करती है। राज्य स्तर पर एक टीम होती है, उसके नीचे जिला स्तर पर एक टीम तैयार होती है, उसके नीचे 10-10 पंचायतों को मिलाकर एक मंडल स्तर पर टीम बनती है, उसके बीच 2-3 गांवों को मिलाकर शक्ति केंद्र स्तर की टीम बनाई जाती है और सबसे नीचे बूथ स्तर की टीम बनाई जाती है। चुनाव के लिए जो टीम तैयार की जाती है उसके पास अलग अलग काम होते हैं। मसलन जोन वाइज मोबाइल नंबर देकर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना, मंडल, टोली और बूथ समितियों की जिम्मेदारी तय की जाती है। मन की बात का लिंक हर बूथ पर खुलवाने और उसे हर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तय होती है। सबसे अहम होती है बूथ टीम, जो सीधे लोगों को कनेक्ट करती है। बूथ समिति में अध्यक्ष समेत 21 या 11 कार्यकर्ता होते हैं। इसमें समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि को सुनिश्चित किया जाता है और उसके नीचे कम से कम 20 पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। अगर पन्ना प्रमुख के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं तो फिर बूथ समिति कार्यकर्ताओं को भी पन्ना प्रमुख बनाया जा सकता है। बूथ स्तर पर टीम बनाई जाती है। बेले इंचार्ज से लेकर मन की बात प्रमुख, व्हाइट अप प्रमुख, व्हाट्सएप प्रमुख, युवा प्रमुख और महिला प्रमुख सरीखी तमाम टीमें बनाकर हर तबके को साधने की कोशिश की जाती है। जो टॉप के इंचार्ज होते हैं वो हर शक्ति केंद्र में जाकर करीब 10 दिन बिताते हैं और फिर एक एक वोटर को साधने की कोशिश करते हैं
और इसी कोशिश से वो जीत मिलती है जो मोदी विरोधियों को अप्रत्याशित लगती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मोदी को हराने के लिए जो विपक्ष एकजुट हुआ था वो दरक चुका है। अखिलेश यादव पहले ही इंडिया गठबंधन से किनारा करने के संकेत दे चुके हैं। अब ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उन्हें 6 दिसंबर को जो बैठक होने जा रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है। 6 महीने भी नहीं हुए इस बैठक को, ये कुनबा बिखरने लगा है। यूं तो शुरुआत 5 राज्यों के चुनाव से पहले हो गई थी, जब अखिलेश यादव ने हाथ झटक कर लीग से अलग अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े थे। मगर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका लगते ही बड़ा असर दिखने लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को जो बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन की, उससे दीदी ने दूरी बना ली। ये तारीख की मीटिंग में टीएमसी की तरफ से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। लालू यादव के दूत और आरजेडी के सांसद भी दबे शब्दों में कांग्रेस को बैकफुट पर आने के लिए कह रहे हैं। हम अगर सब कुछ पर एक साथ सहमत होते तो हम एक दल ना होते। हम अलग अलग दल क्यों और गठबंधन क्यों है? इस चीज को, इस विमर्श को समझना होगा। दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतें रिजॉल्व भी होंगी। कांग्रेस को भी थोड़ा दिल बड़ा करके एक इंडिया गठबंधन की सामूहिकता के प्रति संवेदनशील होना होगा। असल में कर्नाटक में जबरदस्त जीत के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का आभामंडल इतना बड़ा हो गया था कि क्षेत्रीय पार्टियां गौण होने लगी थी। इसी का असर है कि पहले नीतीश कुमार ने छिटकने के लिए संकेत दिए तो अखिलेश यादव ने बाकायदा गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब जब 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है तो पार्टी के अंदर भी कलह होने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर उनके ओएसडी ही सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि सरकार बनने के बाद जो मुखिया होता है प्रदेश का, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो सच बताने वाले हों। पर धीरे धीरे भीड़ उन लोगों की हो गई जो सिर्फ चापलूसी करना जानते थे, और चापलूसी के बलबूते ही उन्होंने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी से दूर करने का प्रयास किया जो हमेशा सच बोलते थे। इस पर कांग्रेस के अंदर से ही तुरंत पलटवार हुआ। किन चापलूसों से घिरे हुए थे मुख्यमंत्री जी? अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, किन चापलूसों से घिरे? उनमें लोकेश शर्मा खुद नहीं है जिनसे वो घिरे हुए थे? और उनको अगर कोई शिकायत भी थी लोकेश को, तो उनको 25 सितंबर के बारे में अगर उनको लगता था कि अशोक गहलोत जी ने गलत किया या करवाया, उसे तो टाइम छोड़ देते, तब भी वो अपने आप को कांग्रेसी मान रहे थे। इस सब के बीच सचिन पायलट ने आरोपों को गंभीर करार दिया है। सर, जो उनके उस दिन बोला लगता है आपको कहीं कुछ तथ्य में दम है, क्योंकि तुरंत उन्होंने इस तरह की बात जो बोला है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये चिंता का विषय, क्योंकि बड़े क्लोज सलाहकार है सर, जो गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय। जाहिर है हार के बाद कांग्रेस के अंदर से अपनों के लिए उठ रहे अविश्वास में लिपटे ये सवाल ही इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जब इंडिया गठबंधन में आर पार जैसी स्थिति है तो मोदी के समर्थकों में 400 के पार वाला आत्मविश्वास अति पर पहुंच जाता है। बाजी पलटने की बात इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये हिंदी पट्टी के वो 3 राज्य हैं जहां 5 साल पहले साल 2018 में चुनाव के वक्त बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 5 साल के बाद मोदी ने तीनों ही राज्यों में जीतने के लिए खास रणनीति बनाई और जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को सौंप दी। आपका एक वोट राजस्थान में तो सरकार बनाएगा, परंतु 2024 में मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाएगा। बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में आक्रामक दिखी। चर्चा होती रही कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में चुनौती ज्यादा है। चर्चा होती रही कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन जब नतीजे आए तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये चुनाव नतीजे
कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। बीजेपी ने जमीन से काम शुरू किया, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, छोटे से छोटे वर्कर की जिम्मेदारी तय की। दूसरी तरफ बड़े से बड़े नेता को चुनाव में शामिल किया। बूथ मैनेजमेंट में माहिर बीजेपी ने अपनी इस ताकत को और मजबूत किया। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला अध्यक्षों और प्रभारी लेवल के पदाधिकारियों से रिपोर्ट लेते रहे और अपनी रणनीति बनाते रहे। दोनों नेता समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति से अवगत भी कराते रहे। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। माता की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी, तो राजस्थान में जीत का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा गया था। और बीजेपी के ये दोनों कद्दावर नेता चुनाव ऐलान से काफी पहले ही प्रैक्टिस मैच शुरू कर चुके थे। लाल कपड़ा देखकर गहलोत साहब चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ते हैं मालूम है ना? क्यों चिढ़ते हैं? 9 अक्टूबर को चुनाव ऐलान से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने 3 राज्यों में महीने भर के अंदर करीब 1 दर्जन से ज्यादा दौरे किए थे। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। प्रधानमंत्री तो साल भर पहले से ही यानी जनवरी महीने से ही चुनावी राज्यों का दौरा शुरू कर चुके थे। चुनाव से पहले मोदी के होमवर्क का क्या कमाल हुआ है वो देखिए। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। चारों राज्यों को मिलाकर बीजेपी ने पिछले चुनाव की तुलना में 142 सीटें ज्यादा जीती हैं। 2018 के चुनाव में 73 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 115 सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में एमपी में 109 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी ने इस बार 163 सीटों पर परचम लहराया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में सिर्फ 15 सीट हासिल करने वाली बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर पिछले तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात उस तूफान की जो तबाही की दस्तक देने के लिए हिंदुस्तान के समुद्री तट से टकराने को तैयार है। आज चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाला है, जिस वजह से तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की संभावना वहां पर है। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। समुद्र में किस तरीके से ऊंची लहरें उठी हैं वो आप देख रहे हैं। लगातार बारिश का दौर भी चल रहा है। एयरपोर्ट पर भी पानी भरा हुआ आप तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में घरों में पानी घुस गया लोगों के, वो भी तस्वीर आपके सामने है। रेलवे स्टेशन पानी से लबालब भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ियां पानी में बहती हुई, कारें पानी में जल समाधि लेती हुई आपको नजर आ रही हैं और साथ ही अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है। यह असर तूफान मिचोंग का है और तेजी के साथ ही आगे बढ़ रहा है। खबर यह है कि चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से आज टकराएगा, जिस वजह से जो तटीय इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं चलेंगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा इस मिचोंग तूफान की रफ्तार हो सकती है। कहा जा रहा है किन हिस्सों को प्रभावित किया गया और कहां पर लोग कितने प्रभावित हुए हैं, ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं।
तबाही की दस्तक देने के लिए हिंदुस्तान के जो समुद्री तट हैं, वहां के जो अलग अलग इलाके हैं, वहां पर टकराने को मिचोंग तूफान तैयार है। आज दोपहर से पहले कहा जा रहा है कि ये तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाला है और इसी वजह से तेज हवाएं चलेंगी, भारी नुकसान हो सकता है, भारी बारिश होने की संभावना है। तूफान की दस्तक से पहले ही तमिलनाडु त्राहिमाम कर रहा है। खासकर चेन्नई में हालात ऐसे हैं मानो शहर ही सैलाब में समा जाएगा। चेन्नई में अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं। अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ है, तेज हवाएं लगातार चल रही हैं, बारिश का दौर। ये कहा जा रहा है कि अब तक सबसे ज्यादा बारिश चेन्नई में हुई है इस तूफान की वजह से।